होती है बिकॉज ऑफ रीजन फॉर दैट, क्योंकि आप जब फिजिक्स कवरेट करने जाते हो तो आप एक चीज़ देखते हैं कि वहाँ पर आपको अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको फिजिक्स कोलैप्स करेगी, न्यूमेरिकल कोलैप्स करेगी, क्योंकि उसमें मैथमेटिक्स भी आती है। या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड की कर रहे हैं, तो आपको फिजिक्स कोलैप्स कर रही है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम देखिए, आप जे मेन्स के एग्जाम देखिए या फिर आप नीट के एग्जाम देखिए, तो आप फिजिक्स एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट करता है कि हाँ नहीं, फिजिक्स बहुत दिक्कत कर रहा है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, एक पूरा का पूरा एक समराइज ओवरव्यू देखने वाले, स्टार्ट करने से पहले फिजिक्स का, हाउ वी कवर द फिजिक्स इन लिमिटेड टाइम, एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, हाउ वी कैन डिटरमाइन फिजिक्स इन फंडामेंटल वे, किस तरीके से फंडामेंटल में फिजिक्स को चलाने का तरीका का समझें। ठीक है, तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी की बात करने वाले हैं कि कवर करने के लिए एनसीईआरटी का रोल क्या है किसी एग्जाम में। आप बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप जे की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका एनसीईआरटी कवरेज होना चाहिए, न्यूमेरिकल टर्म पर, थ्योरी के टर्म पर, एवरीथिंग। एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अगर आप बोर्ड के जैसे आप 11th में होते हो, जिस टाइम पे जैसे आप 11th में वर्क कर रहे होते हो, तो 11th में क्या होता है, आपके पास प्रेशर नहीं होता, आप फ्रीली वर्क कर रहे होते हो, क्योंकि आपके पास बोर्ड नहीं होता है, आपको नीट और जे एग्जाम नहीं देना होता है उस वक्त, और आप बिल्कुल फ्री रहते हो क्योंकि आप 10th का बोर्ड दे के आते हो। बट आप जब 11th में क्रॉस करते हो ना, जब 12th में जाते हो, तो आपको एक चीज़ बर्डन करने लगती है। क्यों बर्डन करने लगती है? कि इस साल आपको नीट का एग्जाम देना है, जे एग्जाम भी देना है, 11th क्लास का सिलेबस पढ़ा उसको भी याद रखना हुआ है, और 12th क्लास का अपना एक मतलब बेहतरीन सिलेबस है, उसका बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और थ्योरी है, सब कुछ है। तो कवरेज कैसे करें? तो सबसे पहले हम लोग आज ये बात करने वाले हैं, चैप्टर आज का जो आपका चैप्टर ये है, तो पहला जो क्लास है ये ओवरव्यू पे क्लास है कि फिजिक्स को किस तरीके से रन कराएं, फिजिक्स को कैसे वर्क कराएं, किस तरीके से स्टडी करें, तो उस पर काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले मेनली हम बात जो करने वाले आज 12th क्लास के बच्चों के लिए बात करने वाले, बिकॉज ऑफ रीजन दैट, क्योंकि आप 12th क्लास में बताया ना, जैसे कि मैंने बताया कि आप 12th क्लास में आप एग्जाम देने वाले हो, नीट का, जेई का या बोर्ड का एग्जाम आप दोगे, तो आपके पास प्रेशर डबल रहेगा। अगर आप नीट और जे और बोर्ड दोनों एक साथ चला रहे हो, कंप्यूटर एग्जाम नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, तो आपको खाली बोर्ड का बर्डन रहेगा, बट आप एग्जाम आजकल ज़्यादातर बच्चे सभी देते ही देते हैं यार, जे और नीट का एग्जाम देते हैं। अगर बायोलॉजी लो तो नीट कॉन्सेप्ट लेकर चलता है, अगर मैथमेटिक्स से तो फिर जे का एग्जाम लेके चलता है। तो हम इसी बात पे बात करने वाले किस तरीके से 12th क्लास की फिजिक्स को कवरेज करें, और साथ में 11th क्लास का रिकॉल करते हैं अगर हम लोग जे और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले मेनली बोर्ड के बच्चे को उठाते हैं, या आप नीट के बच्चे को उठाते हो, या जे के बच्चे को उठाते हो, तो वो पहले फर्स्ट ऑफ रीडिंग को एनसीईआरटी करना चाहता है। बट जो 2-4-5 पेज स्टडी एनसीईआरटी रीड करता है, तो उसको ये लगता है कि नहीं यार, ये तो मेरे को समझ में नहीं आ रही है, कोई रेफरेंस पूछो, तो टीचर के पीछे पड़ जाता है, भाई मुझे रेफरेंस किताब बता दो, रेफरेंस किताब बता दो। तो टीचर अपने हिसाब से जो उसको बेटर लगती है वो रेफरेंस किताब बता देता है, लेकिन रेफरेंस किताब में इतना ज़्यादा सिलेबस होता है कि वो साल भर में कवरेज करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो आज हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं, जैसे 12th क्लास के एनसीईआरटी की बात करें। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक 12th क्लास की एनसीईआरटी है, टर्म फर्स्ट की है, टर्म फर्स्ट एंड सेकंड। टर्म फर्स्ट को जब ओपन करेंगे ना, तो आपको ये पता चलेगा नहीं, रियलिटी में इसमें हमारे पास 8 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं? 8 चैप्टर्स हैं 12th क्लास में। ठीक है, 12th क्लास में फर्स्ट बुक में हमारे 8 चैप्टर्स, ऐसे सेकंड क्लास में बुक में। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, फंडामेंटल किसी चीज़ को कवर करने से पहले देखिए, एक सिंपल सा फंडा है यार, हर किसी को अपनी कमजोरी और स्ट्रेंथ, वीकनेस और स्ट्रेंथ दोनों चीज़ पता होती है। भाई मैं कितने गहरे पानी में मुझे पता है ना, तो सबको पता होता है। तो अपने हिसाब से अपनी क्राइटेरिया को सेट करना चाहिए, ना कि किसी कहने पर। ठीक है ना, तो एनसीईआरटी आप मतलब आप फिजिक्स आपको कितनी समझ में आ रही है, आप उसे कर पा रहे हो, फंडामेंटल नहीं कर पा रहे हो, वो आपको क्लियर पता होना चाहिए कि आप फिजिक्स कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो उसी पे बात करने वाले, तो हम 2 कैटेगराइज में डिवाइड करके इसको शेड्यूल आपका सेट कर रहे हैं। ठीक है, एक उन बच्चों का शेड्यूल सेट कर रहे हैं जिनको लगता है कि मुझे पढ़ने के बाद आसानी से याद हो जाता है, एक बार 2 बार पढ़ा, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर, तो उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी कर लूंगा और इस थ्योरी को भी रिवाइज करके बैठ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा वो होता है कि जिसको लगता है कि यार एक बार पढ़ने के बाद मैं भूल जाता हूँ, या 2 बार पढ़ने के बाद भूल जाता हूँ, या मेरे को आसानी से सब्जेक्ट वाला समझ में नहीं आता है, मेरे लिए फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। बाकी हालांकि ये सारा रूल्स एप्लीकेबल है फॉर एवरी सब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर है। जैसे हम लोग फिजिक्स में बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमारे फर्स्ट बुक में, पहली बुक में हमारे पास 8 चैप्टर है। ठीक है, 8 चैप्टर्स है। ठीक है, अब 8 चैप्टर है, तो सबसे पहले आता है सर इसको कैसे लेकर के चलें, सिलेबस में कैसे लेकर के चलें। सर 8वें चैप्टर को हम क्या 15 दिन दे, 20 दिन दे, नहीं ऐसा नहीं करना है ना भाई, दिमाग तो ही चलता है यार, हमको तो पता नहीं है करना कैसे। 8 चैप्टर है, तो मैंने ये डिवाइड कर लिया कि 8 चैप्टर हमको 6 महीने में खत्म करना है, तो हमने 15-15 दिन, 20-20 दिन का शेड्यूल बना के सेट किया। जब ऐसा करते हैं तो हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। क्यों? कोई चैप्टर ऐसा है जिसमें कि हमारे पास सिलेबस टॉपिक्स ज़्यादा हैं, उसको कवर करने का टाइम ज़्यादा चाहिए, और कुछ चैप्टर ऐसे हैं कि 2-2-3 दिन में कवर हो सकते हैं, कम टॉपिक्स हैं। तो हम लोग आज इसी पे बात करने वाले हैं कि किस तरीके से ओवर में किस चैप्टर को किस चैप्टर को ज़्यादा टाइम दें, किस चैप्टर को कम टाइम दें, किस चैप्टर से न्यूमेरिकल ज़्यादा लगाएं, किस चैप्टर की थ्योरी ज़्यादा करें। इसी पे पूरा ओवरव्यू हमारा चैप्टर आज है। लेक्चर जो हमारा वो कल से स्टार्ट होगा, पहला आज हमारा ओवरव्यू। ठीक है, फर्स्ट बुक को जैसे मैं ओपन करता हूँ तो मेरे को पता चल पा रहा है कि पहले जैसे चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर हमारे पास है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। पहला चैप्टर कौन सा है, आपको आसानी समझ में आने वाला है, पूरा का पूरा चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है,
इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पहला चैप्टर हमारे पास है। एनसीईआरटी की लेकर के बात कर रहा हूं, इसमें 14 टॉपिक्स हैं। कितने टॉपिक्स हैं? 14 पॉइंट्स आप कह सकते हो। 14 पॉइंट्स में पूरा चैप्टर डिवाइडेड है एनसीईआरटी के टर्म पर। जैसे आप 14 चैप्टर्स में 14 टॉपिक्स को डिवाइड करोगे तो पहला इलेक्ट्रिक चार्ज है, कंडक्शन इंसुलेटर है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, कूलम लॉ है, मल्टीपल फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, फ्लक्स है, डाइपोल है, सारे ऐसे 14 टॉपिक्स हैं फर्स्ट चैप्टर में। इस तरीके सेकंड चैप्टर में जाओगे तो सेकंड चैप्टर में हमारे पास 15 टॉपिक्स हैं, थर्ड चैप्टर में जाओगे 13 टॉपिक्स हैं, फोर्थ चैप्टर में जाओगे 10 टॉपिक्स हैं, फिर 5 हैं, 8 हैं, 8 हैं, 4 टॉपिक्स हैं। तो आप देख रहे हो हर चैप्टर में नंबर ऑफ टॉपिक्स अलग अलग हैं। अब नंबर ऑफ टॉपिक्स अलग है, जाहिर बात है वो चैप्टर बड़ा होगा, नंबर ऑफ टॉपिक्स लेस है, चैप्टर छोटा होगा। थ्योरी की बात अलग कर रहा हूँ, कठिन है कि सरल वो अलग चीज़ है, ओवरव्यू, ठीक है। तो अभी जैसे 14 टॉपिक्स हमारे पास एक चैप्टर पे, ठीक है ना। देखो भाई एक चीज़ ये है कि ओवरव्यू ही हमें क्यों देखना भाई, हम चैप्टर पढ़ाइए सर, चैप्टर से हम लोग चैप्टर से क्लास में बैठेंगे, चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। नहीं भाई देखिए सिंपल सी तरीके है कि अगर आपको कोई आपका सब्जेक्ट या कोई आपका स्ट्रेंथ, कोई वीकनेस बहुत ज़्यादा है, कमजोरी बहुत ज़्यादा है, कठिन है, पेपर डिफिकल्ट आ रहा है, समझ में बच्चों को ज़्यादा नहीं आ रहा, जाहिर बात उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, यूनिकनेस होगी। फिजिक्स साथ यूनिकनेस है, क्योंकि फिजिक्स में क्या है ना, थ्योरी भी है, न्यूमेरिकल्स भी है, प्रैक्टिकल भी है। दूसरे सब्जेक्ट साथ ऐसा नहीं है, हालांकि फिजिक्स के साथ ऐसा है, मैथ के साथ ऐसा नहीं है, केमिस्ट्री के साथ उतना ऐसा नहीं है। मैथ्स को आप टाइम दीजिए आपको समझ में आती है, केमिस्ट्री को आप टाइम दीजिए, लर्निंग अपनी अच्छी रखिए, समझ में आती है। लेकिन फिजिक्स साथ ऐसा नहीं है, आप लर्निंग भी अच्छी रखते हो, टाइम भी देते हो, फिर भी समझ में नहीं आती है, ठीक है। तो किस तरीके से हमको समझ में भी आए और इसके साथ हम अच्छी डिमांड बना पाएँ, सबसे पहले तो यही है। फिजिक्स पसंद किसी को नहीं आती है, क्यों पसंद नहीं आती? उसकी 2 रीज़न होते हैं। भैया पढ़ बहुत रहे हैं सर जी, बहुत पढ़ रहे हैं, 4 घंटे 5 घंटे पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रही है। सर जी टाइम बहुत दे रहे हैं लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रही है। थ्योरी समझ में आ रही है तो न्यूमेरिकल नहीं हो पा रहे, न्यूमेरिकल अगर 1-2 कर पा रहे हैं तो डेरिवेशन में लटक जा रहे हैं। तो किस तरीके से पूरे सब्जेक्ट को मेमोराइज करके चलें, तो उसको हम लोग 5 पॉइंट में एक सब्जेक्ट में, खास करके फिजिक्स सब्जेक्ट में अच्छी डिमांड बनाने के लिए इन 5 सब पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। अब फिर बैक कर रहे हैं पहले अपने टॉपिक्स पे फिर से, लेकिन 5 पॉइंट जिनसे कि आप अपने किसी भी वीक सब्जेक्ट को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, ठीक है ना। सबसे पहला पॉइंट है आपकी रीडिंग आनी चाहिए अच्छी, बहुत अच्छी। समझिएगा जरा, इन 5 पॉइंट को अगर आपने समझ लिया तो आपका सब्जेक्ट साल भर बिल्कुल कोलैप्स नहीं करेगा, बेहतरीन ढंग से चलेगा और आपकी डिमांड भी अच्छी होगी, आपको लगेगा इंटरेस्ट भी आ रहा है। सबसे पहले रीडिंग, किसी भी सब्जेक्ट, नॉट एट अ फिजिक्स टर्म, मैं कह रहा हूं किसी भी सब्जेक्ट में आपकी रीडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। रीडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए मतलब, जैसे आपने छोटे क्लास में होता है ना, जब आपको कोई नाम पढ़ाना होता है, जैसे आप लिखा है कि इलेक्ट्रिक लिखा है तो आपको टीचर पढ़ाता है ना, ELECTRIC, इसको जोड़ के पढ़ो इलेक्ट्रिक। तो आप जब ना वर्ड्स को जोड़ते हो तो सेंटेंस रीड कर पाते हो। तो वही आप सीनियर क्लासेस में करना है, आपको कोई सी क्लासेस में करना है, बड़े चैप्टर्स को रीड करते समय नहीं करना है, कि आपको अब सेंटेंस रीड करने के बाद उसे एडअप करना है। ज्यादातर स्टूडेंट से दिक्कत होती है, बच्चा सवाल पढ़ लेता है, उसने समझ नहीं आता सवाल में दिया क्या है, करना क्या है। 90% की ये प्रॉब्लम है भैया, कोई आपकी यूनिक नहीं, मेरी भी यही प्रॉब्लम थी कि मैं क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही समझ ही नहीं पाता था साला कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा और दिया क्या है। बहुत से बच्चे तो ये भी नहीं जान पाते किस चैप्टर का क्वेश्चन है यार ना। तो सबसे पहले तो आपको समझना ये है कि वो क्वेश्चन क्या क्या है रीडिंग पे। अगर आपकी रीडिंग बहुत ज़्यादा वीक है, नहीं कर पा रहे अच्छे बेटर, तो अपने आप को टाइम दीजिए, 10 से 15 दिन के आसपास पहले, सिलेबस शुरू करने से पहले टाइम दीजिए, रीडिंग बेटर करिए, समझने की कोशिश करिए, हाउ टू रीड, हाउ टू अंडरस्टैंड। सेकेंड मोस्ट पॉइंट है, अगर आपने रीडिंग पे टाइम दिए 10-15 दिन और हम रीडिंग का बेटर कॉन्सेप्ट समझने लगे, आप रीडिंग समझ पा रहे हैं, आप रीडिंग करने के बाद समझ पा रहे हैं दिया क्या है, करना क्या, दैट इज बेटर। सेकेंड पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग। सेकेंड पॉइंट क्या है? अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग मतलब आप पढ़ने के बाद आप समझ पाना बहुत जरूरी है। सेंटेंस मतलब अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग आपने बेटर कर ली, रीडिंग पढ़ने के बाद आप समझ पा रहे हैं, एडअप कर पा रहे हैं, तो सेकंड पॉइंट दैट इज अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग ही इंपॉर्टेंट है, मतलब वो दिया क्या है, पूछ क्या रहा है, उसमें करना क्या, दैट इज बेटर। जब आपको अंडरस्टैंडिंग होने लगे तो थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड डिटेल एनालिसिस। दैट इज डिटेल एनालिसिस। फिर इस टॉपिक को आप जाकर के एनालिसिस करिए। जैसे मान लीजिए आपका पहला चैप्टर उठाएंगे फिजिक्स का, दैट इज कूलम लॉ, उसमें कूलम लॉ का टॉपिक पहला स्टार्ट है, मेन टॉपिक यहां से है। तो कूलम लॉ को आप पहले रीड करिए कि फॉर्मूला है क्या, क्या क्या रहा है, दे क्या रहा है और इससे निकलता क्या क्या है। सेकंड, फिर उसमें डिटेल एनालिसिस करिए कि उस फॉर्मूले को कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज होती है डिटेल एनालिसिस। क्लियर है? चौथा पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब एक टॉपिक पढ़ा, उसको रीड कर आपने, समझा, फिर उसमें डिटेल एनालिसिस कर ली, फिर पॉइंट है मेमोराइजेशन।
कि आप उसको मेमोराइज कैसे कर रहे हो, आप उसको याद कैसे कर पा रहे हो। मतलब पढ़ने के बाद छोड़कर दूसरे चैप्टर में बढ़ गए तो ये नहीं कि आपके पहला चैप्टर जो आपने पढ़ा उसमें आप भूल गए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। कि भाई देखिए, भूलना है तो एक प्राकृतिक नेचुरल फिनोमिना है कि आप पढ़ेंगे तो भूलेंगे, दैट इज फिक्स। आपको फिजिक्स ऐसा समझ में नहीं आने वाली, आपको एक बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है, रीड करना है, समझना है, मेमोराइज करना है, रिविजन करना है, तब आपको समझ में आने वाली है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, रीडिंग आपको बेटर होनी चाहिए। रीडिंग करने के बाद उसे समझने लगे, आप अंडरस्टैंडिंग अपनी क्रिएट करिए। अंडरस्टैंडिंग जब आपको समझ में आने लगे, हाँ ये ऐसा ऐसा कह रहा, थोड़ा बेसिक फंडामेंटल समझ में आ जाए, तो फिर उसमें आप डिटेल एनालिसिस करिए उसके बारे में। मतलब उसमें और क्या चीज़ें अडॉप्ट कर सकते हैं, उससे और क्या निकल सकता है, उसको और कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, इन चीज़ों में पकड़ बनाइए। और जब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए तो फिर उसको मेमोराइज करिए कि आपने जो पढ़ा उसको आपको याद है कि नहीं याद है, आप उस पर काम कर पा रहे नहीं कर पा रहे हैं। मतलब आपने आज पढ़ा, कल पढ़ा, परसों आप भूल गए, परसों आप उसका क्वेश्चन देखे तो ऐसा लगा था पढ़ा तो था यार, याद नहीं है। तो वो चीज़ सबके साथ होती है। तो अपने इसको दूर करने के लिए आपको मेमोराइजेशन पॉइंट पर जाइए, उस पर वर्क करिए, मेमोराइज करिए उसको। आपने आज पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, 1 हफ्ते पढ़ के जो छोड़ दिया था, संडे के दिन फ्री टाइम मिला, नहीं यार देख लेता हूँ पीछे जो पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेता हूँ, मुझे याद है कि मैं भूल गया। द फर्स्ट पॉइंट इज उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट दैट इज एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। एग्जीक्यूट मतलब समझ रहे हैं, जो आपने पढ़ा, आपको मेमोराइज किया, फिर उसको आप कर पा रहे नहीं कर रहे। फाइनली तो रिजल्ट ही पूछता ना कोई। आप साल भर मेहनत करो, 10 घंटे पढ़ रहे हो, 15 घंटे पढ़ रहे हो, 20 घंटे पढ़ रहे हो, इसका कोई मैटर नहीं है। आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आप नथिंग, आप कुछ भी नहीं हो, दैट इज सेट। ठीक है ना। तो एग्जीक्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जीक्यूट कैसे कर पा रहे हो। आपका जो क्वेश्चन है, बैक ईयर क्वेश्चन जो आपने पढ़ा, थ्योरी पढ़ी, जेई का या नीट का आपने जो बैक ईयर क्वेश्चन उठाया, आप उसको सॉल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। आप टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन चैप्टर्स का जब मिला आपको तो आप उसका लगा पा रहे हो नहीं लगा पा रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज सेट। तो एग्जीक्यूट। तो ये 5 पॉइंट हैं, आप जिनको एक बेहतर ढंग से अगर इनको पकड़ के चलेंगे तो फिजिक्स या किसी भी सब्जेक्ट में आप अच्छी डिमांड बना सकते हो। ठीक है ना। तो उसी चीज़ को लेकर के आप इन्हीं 5 पॉइंट को मेमोराइज कर लीजिए, लिख लीजिए कि हमको भैया इस तरीके से अपने सिलेबस को फर्स्ट डे से रीड करना है। रीडिंग पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिए, क्योंकि रीडिंग ही फर्स्ट है। अगर आपको रीड करना, आप पहले ही रेस से बाहर हो जाओगे। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में नहीं आ रहा क्या क्या रहा है, आपको चैप्टर आता है, फॉर्मूला आता है, थ्योरी आती है, सब कुछ आता है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन ही पढ़ के नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या पूछ रहा है, क्या इसमें दिया है, तो फिर दिक्कत कर जाएगा। ठीक है ना। तो 5 पॉइंट को एग्जीक्यूट करिए। फिर आप जब एग्जीक्यूट कर पाएंगे तो अपनी बेटर डिमांड बना पाएंगे, चैप्टर बेसिस पर काम कर पाएंगे। ठीक है ना। तो उसी तरीके से हम लोग फिर से आते हैं अपने कि किस तरीके से हमारे फर्स्ट बुक को खत्म करें। एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कोई रेफरेंस बुक नहीं ले रहे हो, वैसे मुझे लगता है कि रेफरेंस बुक की जरूरत पड़ती नहीं है स्टार्टिंग में, तो आपको पहले एनसीईआरटी करनी चाहिए। एनसीईआरटी को पढ़ने का एक प्लेटफॉर्म होता है, मतलब एक क्राइटेरिया सेट करना होता है, किस तरीके से सेट करें। एनसीईआरटी में क्या होता है कि प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पास अंडरलाइन जो सेंटेंस लिखा होता है उसमें एक सेंटेंस में कई सारी चीज़ें लिखी होती हैं, एक लाइन में ही वो 2 चीज़ों को मिक्सअप कर देते हैं। थोड़ी लैंग्वेज क्या डिफिकल्ट है, तो डिफिकल्ट लैंग्वेज को इजी करने के लिए आपको लाइन टू लाइन रीड करना पड़ेगा। रेफरेंसेस हैं या कोई और अदर किताब से बुक्स हैं या किसी के नोट्स आप उठा लीजिए, उनमें क्या होता है ना, डिटेल एनालिसिस कर रखा होता है, तो वो ना पका पकाया मिल जाता है। जब पका पकाया मिल जाता है ना, तब खाते हो तो फिर कहते हो यार ठीक है अच्छा था खाना, मज़ा आ रहा है, दैट्स इट। लेकिन जब आप एक लाइन पढ़ते हो, उसको आप एक सर्च करते हो, नहीं ये चीज़ ये है, ऐसा ऐसा कह रहा है, तो आप उसमें जाते हो ना, डिटेल एनालिसिस करते हो। जब आप खुद सर्च करते हो ना, तो आपको पता लगता है कि ना इसमें ये भी हो सकता है, इसमें वो भी हो सकता है, तो आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। दैट्स वाई वी रीड एनसीईआरटी ना। तो एनसीईआरटी पढ़ने का बेहतरीन एग्जीक्यूशन है। जैसे 14 पॉइंट्स हैं। अब फिर से आते हैं हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पे। जैसे फर्स्ट चैप्टर में 14 पॉइंट्स हैं, तो 14 पॉइंट्स को आप डिवाइड करिए, सेट करिए। देखिए सबसे पहला है कि हमारे पास इलेक्ट्रो के, देख लेते हैं इसको, बैक हो रहा है। इलेक्ट्रो में हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं, मैग्नेटिज्म में हमारे पास 3 चैप्टर, फर्स्ट बुक की बात मैं कर रहा हूँ। फिर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, फिर हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट है। हमारे पास टोटली 8 चैप्टर, 6 1 7 1 8 चैप्टर है। ये 8 चैप्टर है ना, तो ये थोड़े से चैप्टर पहली बुक के थोड़े डिफिकल्ट हैं। डिफिकल्ट कैसे? बिकॉज ऑफ थ्योरी के टर्म पर, प्रैक्टिकली नहीं है। इसका पहले हमने थोड़ा सा 10th में पढ़ा होगा, बाकी इसका कुछ ज़्यादा कुछ हमने पढ़ा नहीं है फर्स्ट बुक में। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ऐसी लगती हैं, क्योंकि इसमें सारा कुछ इमेजिनरी होता है, डेरिवेशन इंटीग्रेट करके डेरिवेशन निकलते हैं, थोड़ा सा ऐसा लगता है। तो इसमें आप टाइम दीजिए, शेड्यूल सेट करिए, 3-4 महीने बोर्ड की तैयारी करें, एनसीईआरटी रीड करें, तब भी आप 4 महीने तक आसपास टाइम दीजिए फर्स्ट बुक को। बेहतरीन ढंग से एनसीईआरटी रीड करें, एनसीईआरटी का पॉइंट टू पॉइंट रीड करिए। हालांकि हमारा जो अभी इसमें आगे सिलेबस चलेंगे, जो क्लासेस आएंगे वो एनसीईआरटी पे क्लासेस होंगी, तो आगे की जो लेक्चर्स होंगे आपको एनसीईआरटी को किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से आपको मेमोराइज करना है, एनसीईआरटी के नोट्स, वो सारी चीज़ आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो मुझे लगता है कि ये पहला आपका जो ओवरव्यू चैप्टर था, आज आपने देखा। अब जो नेक्स्ट आएगी फर्स्ट लेक्चर क्लास, वो पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे हम लोग, और पहले चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसी तरीके से स्टार्ट करेंगे, आपको लगे नहीं एनसीईआरटी ही सब कुछ है, एनसीईआरटी इज नथिंग, है ना। लगता है ऐसे भी तक तो समझ आ रहा है कि एनसीईआरटी कुछ नहीं यार, हम रिफ्रेशर पढ़ लेते हैं, नहीं, अब आपको लगेगा एनसीईआरटी इज एवरीथिंग ना। एनसीईआरटी इज एवरीथिंग। क्यों एनसीईआरटी एवरीथिंग? मैंने आपको बताया कि आप बोर्ड तैयारी करो, नीट की करो, जेईई की करो, बेस आपका एनसीईआरटी ही रखना पड़ता है, क्योंकि
हम नहीं कह रहे वैसे एनसीईआरटी रखिए, लेकिन बोर्ड कह रहा है, वो जेई कह रहा है, वो नीट कह रहा है कि हम भाई एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन देंगे, आप कुछ भी कर लीजिए। तो जब एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी से यानी तो अब लास्ट में हमने कहा ना एग्जीक्यूट करना वेरी इंपॉर्टेंट है, तो एग्जीक्यूशन के लिए आपको एनसीईआरटी में जाना पड़ेगा। दैट्स इट। तो हम लोग कल से पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे, वी गो फॉर द एनसीईआरटी। ओके।